हेलो गाइस, आज हम करते हैं नेशनल इनकम का चैप्टर। तो फर्स्टली क्या होती है नेशनल इनकम, क्या होती है? ठीक है। तो नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है जो आपकी फैक्टर इनकम का जो सम टोटल। फैक्टर इनकम क्या हो गई? जो आपके फैक्टर्स होते हैं, लाइक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, उनसे जो आपको इनकम जनरेट होती है। लाइक लैंड से आपको रेंट मिलता है, कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो जो आपके फैक्टर्स है उससे जो आपकी इनकम जनरेट होती है वो आपकी क्या होती है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, फर्स्ट आता है कि भाई नेशनल इनकम में आप फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हो। ठीक है, आप सिर्फ इसमें फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हो, ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? यूनिलैटरल होती है। यानी जैसे आपने देखा होगा ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, तो उसके बदले में आपने कुछ काम नहीं किया है, मतलब वो क्या है? यूनिलैटरल है, एक तरफा है। तो उस टाइप की जो इनकम है उनको आप इंक्लूड नहीं करते हो, आप सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हो। और इसमें जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री उसकी इनकम को इंक्लूड करते हैं। देन आता है फैक्टर इनकम। क्या होती है? फैक्टर इनकम होते हैं जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनसे जो आप इनकम जनरेट करते हो वो आपकी क्या होती है? फैक्टर इनकम। देन आता है आपका फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस होते हैं। भाई देखो, जो फैक्टर्स इनकम होते हैं वो मैंने आपको बताया, जो आप फैक्टर्स से अर्न कर रहे हो, यानी जो आपके फैक्टर्स होंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उससे। यू ट्रांसफ़र इनकम होते हैं यूनिलैटरल, वन साइडेड है। ठीक है, जिसके बदले में आपने कोई पेमेंट नहीं की है। लाइक ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया। तो ये सारे जो इनकम है वो आपकी किस में आएगी? ट्रांसफ़र इनकम, जो आपकी वन साइडेड है, जिसके बदले में आपने कोई पेमेंट है वो नहीं की है। ठीक है, तो वो आपकी आ जाएगी किस में? ट्रांसफ़र इनकम में। उसके बाद आता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री वो होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना उस कंट्री के अंदर हो। ठीक है, पहले तो क्या वो उस कंट्री के अंदर कम से कम 1 साल रहा हो या 1 साल से ज़्यादा रहा हो। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, मतलब वहाँ पर उसको, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो होना चाहिए, मतलब वहाँ पर जो अपनी बिजनेस एक्टिविटी या प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वो कर रहा हो, उसका वहाँ पर क्या हो? इंटरेस्ट हो। अच्छा, उसके बाद आता है नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हमारी इंडिया के लोग हैं, वो फॉरेन एम्बेसी के रूप में काम कर रहे हैं फॉरेन के अंदर, तो वो हमारे इंडिया के रेजिडेंट है। देखो, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर क्या होता है? लगभग हर कंट्री के जो एम्बेसी है, हमारे फॉरेन एम्बेसी है दिल्ली में। ठीक है, जो भी कंट्री की कैपिटल होते हैं वहाँ पर होते हैं उसके। अब मान लो यूएसए का जो फॉरेन एम्बेसडर है, ठीक है, तो वो यूएसए का माना जाएगा, ना कि हमारी इंडिया का माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या, यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में काम कर रहा है। ठीक है, यानी राजदूत बोलते हो, हर कंट्री के राजदूत होते हैं हमारी कंट्री के अंदर। ऐसे ही दूसरी कंट्री के अंदर भी हमारी कंट्री का होता है। तो वो जो राजदूत है वो क्या माने जाएंगे? वो उसी कंट्री के माने जाएंगे। यानी अगर इंडिया वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी, इंडिया के कोई लोग हैं वो फॉरेन के अंदर एज एम्बेसडर काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया का ही माना जाएगा। ऐसे ही अगर फॉरेन के कोई लोग हैं वो इंडिया में एज ए एम्बेसी काम कर रहे हैं, तो वो फॉरेन के माने जाएंगे। ठीक है, इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के कोई लोग अगर WHO में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके माने जाएंगे? इंडियन एम्प्लॉयमेंट इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इंडिया का कोई लोग है वो वर्ल्ड WHO वगैरह में काम कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। और फॉरेन के कोई लोग हैं, ठीक है, वो अगर WHO में काम कर रहे हैं तो वो किसके माने जाएंगे? फॉरेन के माने जाएंगे। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो, अगर कोई लोग IMF या WHO में काम कर रहे हैं तो इंडिया के माने जाएंगे। ठीक है, और अगर फॉरेन के लोग इसमें काम कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है,
एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही बात आ रही है कि अगर हमारी इंडिया का कोई एम्बेसडर है वो किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है तो वो हमारी इंडिया का ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन की गवर्नमेंट की तरफ से वो फॉरेन में काम कर रहा है तो हमारा इंडिया का रेजिडेंट हुआ। दूसरा नॉन रेजिडेंट है, अगर फॉरेन कंट्री का कोई एम्बेसडर है वो हमारी इंडिया में काम कर रहा है तो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, अगर फॉरेन का कोई सिटीजन हमारी इंडिया में 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रहता है तो भी वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और नॉन रेजिडेंट अगर वो 1 साल से कम रहा हो। ठीक है। अच्छा, देन आता है आपकी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? द डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। यानी डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? जो आपकी फैक्टर्स इनकम है उनका सम, यानी जैसे एम्प्लॉयज़ को जैसे रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, नो मैटर हु जनरेट इट, नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। लेकिन जब आप नेशनल इनकम कैसे निकालते हो? जब आप डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देते हो तो आप क्या निकालते हो? तो आप कौन सी इनकम निकालते हो? नेशनल इनकम। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है? देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होती है कि हमारी कंट्री के लोगों ने जो फॉरेन से अर्न किया और फॉरेन कंट्री के लोगों ने जो यहाँ से अर्न किया, उनका जो डिफरेंस है वो आपकी क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, आगे बताएंगे। देन आता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। देखो, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज अंडरस्टूड, मतलब हम लगभग मानते हैं कि जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है वहाँ तक हम कहते हैं, अगर वहाँ तक मानते हैं। लेकिन इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, बट इन इकोनॉमी में इसका जो स्कोप है वो वाइडर होता है पॉलिटिकल टेरिटरी से। देखो, अगर हम बात करें कि डू वी हैव द फ्रीडम, अब देखो, अगर आप दिल्ली में मान लो यूएसए का कोई एम्बेसी है, तो अगर आप जैसे अमेरिका का है वहाँ पर भी एम्बेसडर वगैरह है, मान लो अमेरिका का एम्बेसडर है, अगर मान लो वहाँ आप चले गए ना तो वो यूएसए का है, वो हमारा अधिकार नहीं है वहाँ पर। ठीक है। जैसे मान लो आप यूएसए के उसमें घुस गए, चले गए, तो वहाँ पर क्या है? वो यूएसए का है। ठीक है। तो डू वी हैव द फ्रीडम ऑफ द फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया? नो। शुड डू वी हैव द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन पर्सन, मतलब जहाँ तक क्या है, आप डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री आप वहाँ तक कह सकते हो जहाँ तक आपको गुड्स एंड सर्विसेज है, आप मतलब फ्रीडम के साथ उसको आप सर्कुलेट कर सकते हो, पर्सन को, गुड्स को, कैपिटल को। तो इम्प्लाइंग द फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक। देखो, ये मैंने आपको अभी बताया है कि फॉरेन एम्बेसी है, मान लो यूएसए का कोई एम्बेसी है, वो हमारी इंडिया में है। ठीक है, हर कंट्री का रहता है, मान लो दिल्ली के अंदर है, तो अगर आप उसमें चले गए ना तो वो यूएसए का है, वो हमारा नहीं है। ठीक है। तो यही कहते हैं फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ऑन द अदर हैंड इंडियन एम्बेसी, और ऐसे ही अगर अगर मान लो अमेरिका में आप इंडिया के उसमें चले गए, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री का होता है, तो अगर मान लो अमेरिका के अंदर आप इंडिया के उसमें चले गए तो वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा, वो यूएसए का नहीं है। तो ये होती है आपकी। ठीक है। और वैसे अगर हम कह सकते हैं कि मतलब आप डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब जहाँ तक आप मतलब विदाउट आप फ्रीडम के साथ आप जो गुड्स है, सर्विसेज है, कैपिटल है, उसको सर्कुलेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? जब आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दोगे। बात आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है? फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इनकम हमारे रेजिडेंट ने दूसरी कंट्री से अर्न की है, मान लो इंडिया के किसी पर्सन ने अमेरिका से जो इनकम अर्न की है और अमेरिका के किसी पर्सन ने इंडिया से जो इनकम अर्न की है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है। इंडिया के हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री से जो अर्न की है, दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री से जो अर्न की है, सिंपल, वो आपकी क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनाना है तो आप क्या करते हो? उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, उसको ऐड कर देते हो। ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देते हो। अच्छा, अब आप देखो, आपका जैसे मान लो जीडीपी एमपी,
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है एक तरह से हमारी नेशनल इनकम। तो जहाँ मतलब जितने भी हमारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एक अकाउंटिंग ईयर में उसके टोटल सम ऑफ को आप कहते हो जीडीपी। ठीक है, मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसके टोटल सम अप को जीडीपी एमपी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है जीडीपी एमपी। अब आपकी जो नेशनल इनकम होती है ना वो आपकी होती है एनएनपी एफसी पर। जीडीपी एमपी, अब यहाँ से आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो? ठीक है, अब बात आती है एक बार सिंपल वे में, जीडीपी एमपी और एनएनपी एफसी ये होती है आपकी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किस पर होती है? एनएनपीएफसी पर। देखो ग्रोस और नेट में किसका डिफरेंस होता है? ग्रोस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का। ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का। ठीक है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का। ठीक है, अगर आपको जी से एन बनाना है, पहले वाला लेकर चलते हैं जीडीपी एमपी और एनएनपी एफसी। जी से एन बनाना है तो आप क्या करते हो? ग्रोस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका डेप्रिसिएशन का। तो अगर आपको ग्रोस से नेट बनाना है तो आप क्या करोगे? सिंपल डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। डोमेस्टिक और नेशनल में किसका डिफरेंस होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो आप क्या क्या कर दोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है उसको प्लस कर दोगे। देन आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है? इसमें डिफरेंस होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का। तो अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाओगे तो आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे और सब्सिडीज है ऐड कर दोगे। ठीक है, तो जीडीपीएमपी से आप ये बना लोगे भाई। जी और एन में ग्रोस और नेट में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। तो ग्रोस से नेट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट से ग्रोस बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल बनाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देंगे, नेशनल से डोमेस्टिक बनाएंगे तो माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे और सब्सिडीज ऐड कर देंगे, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाओगे तो उल्टा कर दोगे। ठीक है, तो याद रखना ग्रोस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। डोमेस्टिक और नेशनल में किसका डिफरेंस होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का। ठीक है, अब देखो ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ग्रोस और नेट में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। तो अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? एनडीपी। ठीक है, और अगर आपको एन से जी बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक और फैक्टर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस कर दोगे और सब्सिडीज क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अच्छा, देन आता है आपको अगर जीडीपी एमपी। ठीक है, अगर आपको वही बात है कि ये है जीडीपी एमपी। ठीक है, अगर आपको एनडीपी एमपी से जीडीपी एमपी बनाना है तो क्या करोगे? देखो किसका, देखो डीडी सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, डिफरेंस किसका है? ग्रोस और नेट डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। तो अगर आपको एन से जी बनाना है तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, और अगर जी से एन बनाना होता तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते। ठीक है, एन से आपको क्या करना था? एन से आपको जी बनाना था तो डेप्रिसिएशन आपने ऐड कर दिया, और अगर आपको जी से एन बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अच्छा, उसके बाद आता है इसमें किसका डिफरेंस होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब अगर मान लो आपको इससे आपको ये बनाना है तो आप क्या करोगे? जी से में डोमेस्टिक और नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर दिया। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है? और अगर आपको एन से जी बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आपको एनडीपीएमपी था, ठीक है, आपको एनएनपीएमपी बनाना था
तो देखो एन एन तो सेम है, किसका डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। तो नेट से आपको डी डोमेस्टिक की तरफ जाना है, नेट से आपको डोमेस्टिक की तरफ जाना है, ठीक है। नेशनल बनाना है आपको, डोमेस्टिक से आपको क्या बनाना है, नेशनल बनाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देंगे, नेशनल से डोमेस्टिक बनाएंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यही है सारा, ठीक है। और देन अगर आपको बनाना है, ये आपकी टेबल है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कि ग्रोस और नेट में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। डोमेस्टिक और नेशनल में किसका डिफरेंस होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज, ठीक है। तो सिंपल अगर ये हो गया तो आप कोई भी जो है इजिली आप इसको कर लोगे। अच्छा, देन आता है एक आपका नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस विच इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। यानी जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो हम लेकर चलते हैं करंट प्राइस के ऊपर। जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो जीडीपी होता है जिसको आप लेकर चलते हो करंट प्राइस के ऊपर। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, it is the market value of final goods and service produced within the domestic territory of a country during an accounting year। यानी यहाँ पर हम लेकर चलते हैं करंट प्राइस को, और रियल जीडीपी में हम लेकर चलते हैं कांस्टेंट प्राइस को। नॉमिनल जीडीपी होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, लेकिन प्राइस कौन सा है, जो करंट में चल रहा है। रियल जीडीपी लेकर चलते हैं कांस्टेंट प्राइस को, होता वही है क्वांटिटी इनटू प्राइस, लेकिन प्राइस कौन सा है, जो कांस्टेंट है, जो हम बेस ईयर का प्राइस लेकर चल रहे हैं, वो होता है आपका रियल जीडीपी, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इट रिफर टू द जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी जो हम करंट प्राइस के ऊपर जिस जीडीपी को लेकर चलते हैं वो होता है आपका नॉमिनल जीडीपी। कैसे निकाल सकते हो आप, क्वांटिटी इनटू प्राइस है, ठीक है। और आगे और आपको समझ में आ जाएगा। रियल जीडीपी होता है जो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर होता है, मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। तो ये क्या होता है, जो बेस ईयर का प्राइस लेकर चल रहे हैं। देखो आगे इसको समझो। ये आपका नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल है, रियल जीडीपी का। देखो ये 2011-12 के अंदर वीट क्लॉथ शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हो, और ये आप 2018-19 में वीट क्लॉथ शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हो। यहाँ पर आपकी कितनी क्वांटिटी 105 है। अब देखना नॉमिनल जीडीपी हम प्राइस कौन सा लेकर चलते हैं, करंट ईयर का। तो यहाँ देखो 100 पर टन, आगे आपका प्राइस हो गया 1000 पर टन, 5 पर मीटर, देन 20 पर मीटर। कितना हो रहा है प्राइस, 500 पर टन, यहाँ हो रहा है 1600 पर टन। यानी ये कौन सा हो गया, नॉमिनल जीडीपी कौन सा हो गया, जहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, करंट ईयर का प्राइस, ठीक है। अब देखो रियल जीडीपी, यहाँ पर क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी में डिफरेंस है। यहाँ देखो वीट क्लॉथ शुगर वही प्राइस, यहाँ पर 2011-12 में क्या था, 100 पर टन, और इसमें भी कौन सा लेकर चल रहे हैं, वही 100 पर टन। यानी हमने 2011-12 को बेस ईयर मान लिया और उसी प्राइस को हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और नॉमिनल जीडीपी में प्राइस जो लेकर चलते हैं वो हम लेकर चलते हैं करंट ईयर का प्राइस है, ठीक है। अच्छा, ये बेटर माना जाता है रियल जीडीपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है ना आपकी 5,000 से 30,000, ये आपके प्राइस में बढ़ने के कारण हुआ है। तो प्राइस में बढ़ना, तो यहाँ नॉमिनल जीडीपी जो 5,000 से 30,000 हुआ है, आउटपुट तो कांस्टेंट है, प्रोडक्शन तो कांस्टेंट है, क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। जो इंक्रीज हुआ है सिर्फ वो प्राइस में बढ़ने के कारण हुआ है। तो ये बेटर नहीं माना जाता है। एक्चुअल में जो जीडीपी बेटर माना जाता है वो माना जाता है जो क्वांटिटी में बढ़ने के कारण हो, और वो होता है आपका रियल जीडीपी। यहाँ पर क्या है, 20 से 130 टन जो है इंक्रीमेंट हुआ है, 100 मीटर से 200 मीटर, 5 टन से 10 टन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होने के कारण। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ था वो किसके कारण था, प्राइस में बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर जो 5,000 से 9,000 हुआ है वो क्वांटिटी में बढ़ने के कारण हुआ है। तो जो बेटर जीडीपी माना जाता है वो आपका कौन सा होता है, रियल जीडीपी, जो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो जीडीपी एट करंट प्राइस पर होता है वो आपका नॉमिनल जीडीपी होता है, कांस्टेंट प्राइस पर होता है वो आपका रियल जीडीपी होता है, ठीक है। और बेटर माना जाता है कौन सा, ये वाला माना जाता है। और मेजर फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीमेंट होने के कारण। ये इंक्रीज होता है प्राइस में बढ़ने के कारण, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो रियल जीडीपी कौन सा है, जो आप कांस्टेंट प्राइस पर निकालते
सकते हो। तो अब कैसे निकाल लोगे? नॉमिनल जीडीपी यानी जो करंट प्राइस है डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एग्जांपल लेकर चलो, जीडीपी था 100 करोड़ था 11 में, भाई 11 के अंदर जो जीडीपी था, इसमें जीडीपी था वो 2011 के अंदर क्या था, 100 करोड़ था, और बढ़कर कितना हो गया, 100 से बढ़कर जीडीपी 2019 में 200 करोड़ हो गया, ठीक है। और प्राइस इंडेक्स है वो 100 से कितना हो गया, 400 हो गया। तो अब बताना है इसमें जीडीपी एट करंट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू द रियल जीडीपी कैसे। अब देखो, जीडीपी बढ़कर कितना हो गया 2019 में, 200 करोड़ हो गया, इंडेक्स कितना है, 400 है। तो कैसे निकाल लोगे, जो जीडीपी करंट प्राइस पर है डिवाइड बाय इंडेक्स इनटू 100। तो आपका जीडीपी कितना आ गया, 50 आ गया। अब अगर मान लो आपको, ठीक है, अब आगे देखो, नॉमिनल जीडीपी से अगर आपको बनाना है, ठीक है, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी बनाना है रियल जीडीपी से, तो आप क्या लोगे, रियल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ठीक है, ऐसे ले लोगे, उल्टा ले लोगे उसका। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। अब रियल जीडीपी मान लो इसने दे रखा है 240 और प्राइस इंडेक्स है 120 और 100, तो ये हो गया, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100, ठीक है, ये होता है। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, या इसको आप प्राइस इंडेक्स की फॉर्म में आप बोल सकते हो, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर शुड नॉट बी confused with the consumer price index even when both indicate change in price level. The basic difference is the GDP deflator indicates change in price index or change in price level related to all goods सर्विस प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अच्छा, जीडीपी एंड वेलफेयर, तो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि आपका जो बेटर जीडीपी माना जाता है वो आपका होता है रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी में जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है आपके क्वांटिटी में बढ़ने के कारण, और जबकि नॉमिनल जीडीपी में जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है आपका किस में बढ़ने के कारण, प्राइस में बढ़ने के कारण। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो, अगर है मान लो जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है जो इंक्रीमेंट हुआ है वो रिच सेक्शन के अंदर, रिच सेक्शन की इनकम है वो ज़्यादा हो गई हो, जिसके कारण जीडीपी बढ़ गया हो, तो जिसके कारण ये बेटर नहीं माना जाता है। देखो, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट द राइज इन सोशल वेलफेयर। इंडिया इज फेसिंग द सिचुएशन जहाँ पर कैपिटल जीडीपी राइज है, लेकिन मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो क्या है, अनइक्वल है। मेनली जो पोर्शन है वो क्या है, रिच सेक्शन के हाथ में। जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी क्या होता है भाई, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो है। लेकिन हो सकता है वो उससे जो इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है वो रिच सेक्शन के हाथ में मतलब जो है रिच सेक्शन का है, ठीक है, मेनली उसका जो पोर्शन है। तो लेकिन हमने तो क्या बोला है भाई, जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये उसको उस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट है वो नहीं करता। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नोट बी द वेलफेयर ओरिएंटेड। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन है, डिफेंस गुड्स होते हैं, हमें अपनी जो कंट्री की रक्षा के लिए उनको परचेज करना ही पड़ता है, लेकिन इससे हमारा जो लोग हैं उनका कोई वेलफेयर तो नहीं होता है ना, ठीक है। लेकिन अपनी कंट्री के अंदर शांति बनाए रखने के लिए हमें ये परचेज है वो करने पड़ते हैं, लेकिन इनका जो सोशल वेलफेयर के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। फिर कहते हैं नॉन मोनेटरी एक्सचेंज है, कि जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन के अंदर जो नॉन मोनेटरी एक्सचेंज है उसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि कई जैसे ट्रांजैक्शन होती है वो अनरिकॉर्डेड हो जाती है, जैसे पेमेंट टू फार्म लेबर आर ऑफन इन काइंड रेदर देन कैश है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे नॉन मोनेटरी एक्सचेंज भी होते हैं हमारी जैसे कंट्री के अंदर, कई या अभी भी कहीं कहीं है वो चलते हैं, तो उनको इसमें उनका वो जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, ठीक है। देन आता है एक्सटर्नलिटीज़। ये क्या होती है, देखो एक्सटर्नलिटीज़ का होता है गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइज ऑन पेनल्टी, कि दोनों ही इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। जैसे देखो, मिस्टर ए है, ठीक है, उसका क्या है, उसने घर के जो है ना थोड़ी दूर पर उन्होंने एक बगीचा बनवा रखा है। मिस्टर बी भी उसमें आके बैठता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, वो भी मतलब इंजॉय करता है, लेकिन इसके लिए वो मिस्टर ए को कुछ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, गुड इम्पैक्ट है। और बैड इम्पैक्ट क्या है, जैसे फैक्ट्री वगैरह लगती है तो वो क्या करती है, धुआं वगैरह काफ़ी छोड़ती है, तो जो जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर इसके रिगार्डिंग कोई पेनल्टी वो नहीं लगाई जाती है।
तो एक्सटर्नलिटीज़ का होता है रिफर टू द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइज और पेनल्टी फॉर दैट। तो इसके दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ते हैं। पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ओक्यूर व्हेन द एग्जांपल मिस्टर एक्स है वो मेंटेन करता है एक ब्यूटीफुल गार्डन और मिस्टर वाई है वो भी उसका एंजॉय करता है। इट हैड टू ओक्यूर फॉर एग्जांपल स्मोक एमिटेड, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या है कि भाई इंडस्ट्री वगैरह से जो पोल्यूशन वगैरह निकलता है तो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको है रिकॉर्ड वगैरह, उसके लिए कोई पेनल्टी वगैरह इम्पोज नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक चैप्टर कि नेशनल इनकम में वो क्या होती है, किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे मेथड ऑफ नेशनल इनकम।